बुलेटिन की शुरुआत एनआईए छापे की खबरों से करते हैं। 7 राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई से जुड़े मामलों पर एनआईए ने छापा मारा है, तो दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में करीब 50 ठिकानों पर गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ की जांच के सिलसिले में एनआईए की छापेमारी चल रही है। हाल ही में एनआईए ने नीरज भवाना और विश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर्स से पूछताछ की और उसी इनपुट के आधार पर आज का ये ऑपरेशन चल रहा है। तो दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, यहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। कहां कहां तार पीएफआई से जुड़े हुए थे, उन सारी जगहों पर तफ्तीश। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी एनआईए का छापा चल रहा है। गैंगस्टरों से पूछताछ लगातार हुई और कहा जा रहा है कि उन्हीं की इनपुट पर आज ये ऑपरेशन चल रहा है। गैंगस्टर्स के 50 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। कौन कौन से राज्य हैं वो भी बता दें। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़, करीब 50 ठिकाने हैं जहां पर गैंगस्टर और उनकी और आतंकी गठजोड़ के सिलसिले में एनआईए की छापेमारी चल रही है। तो हाल ही में एनआईए ने नीरज भवाना और विश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टरों से पूछताछ की थी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। जितेंद्र, ये अलग अलग ठिकाने जहां पर चल रही है छापेमारी, 50 से ज्यादा ठिकाने, 6 राज्यों में गैंगस्टर के ठिकानों पर इस वक्त एनआईए का छापा चल रहा है। कितने बजे से कार्रवाई शुरू हुई? देखिए, एनआईए जो ये छापेमारी कर रही है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले एनआईए ने सितंबर में कई जगहों पर करीब 50 लोकेशंस पर छापेमारी की थी और उसके बाद एनआईए ने जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इसके अलावा जो नीरज भवाना गैंग है, उन लोगों के जुड़े हुए जो गैंग से कई लोग हैं जिनको कि एनआईए ने हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की और कई महत्वपूर्ण लीड एनआईए को मिली थी। उसके बाद जो सेकंड लाइन के गैंगस्टर्स हैं जिनकी तरफ से इन गैंगस्टरों को फंडिंग की जाती, यानी कि लोकल तरीके से पैसे उगाही करते हैं लोग और उसकी फंडिंग इन बड़े गैंग के जो लीडर हैं उनके पास फंडिंग की जाती है। यही नहीं, विदेशों से जो फंडिंग आती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर दूसरे देश हो, उन तमाम जगहों से जो विदेशी फंडिंग आती है उस फंडिंग को इन गैंग्स लीडर तक ये सभी जो छोटे छोटे गैंग से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंचाते हैं। यही वजह है कि एनआईए ने आज 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाके हैं जहां पर एनआईए इस वक्त ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एनआईए का मकसद ये है कि ये गैंगस्टर्स जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सक्रिय हैं, इनके गैंग के लीडरों की जो कमर है उसको तोड़ना है, क्योंकि फंडिंग ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए इन लोगों के पास पैसा पहुंचता है और इस पैसे का इस्तेमाल ये आतंक के तौर पर करते हैं, यानी कि आतंकी गतिविधियों में इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए गृह मंत्रालय ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा था कि गैंगस्टर्स और गैंग लीडर जो हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही वजह है कि एनआईए आज दूसरी बार बड़े स्तर पर 50 जगहों पर छापेमारी इस वक्त कर रही है और मकसद यही है कि इनकी फंडिंग को लेकर के इनकी कमर तोड़ी जाए। जी ठीक है जितेंद्र, रहिए सर आप साथ। कमलजीत संधू भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलजीत, वहां से क्या अपडेट, किस तरीके से छापेमारी चल रही है, क्या इनपुट मिले जिनके आधार पर इन जगहों को चिन्हित किया गया? देखिए, जैसे जितेंद्र बहादुर बता रहे थे कि जिस तरह से 26 अगस्त को ये केस रजिस्टर किया है एनआईए ने एमएचए के डायरेक्शंस पर, उसमें एक चीज साफ है कि क्रिमिनल टेरर नेक्सस है, इसे तोड़ना है। जिस तरह से आपने देखा होगा सिंगर मूसेवाला की हत्या की गई, उसमें भी गैंगस्टर्स शामिल थे। सीधा दिशा निर्देश कनाडा से आ रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। तो ये जो गैंगस्टर्स हैं, जो उनका टेरर नेटवर्क है वो अपने आप से बढ़ रहा था, क्योंकि वो फिरौती भी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जिस तरह से ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स आ रहे हैं और उसके बाद आईडी या फिर आर्म्स एम्यूनिशन आ रहे हैं, वो भी गैंगस्टर्स के जरिए ही अंदरूनी इलाके में जा रहे हैं। और उससे लगातार एक पता चल रहा है कि जो गैंगस्टर टेरर नेटवर्क है वो बढ़ता जा रहा है। आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि करनाल में भी जिस तरह से 4 खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट पकड़े गए थे, उनके पास से भी आईडी बरामद किया गया था। तो जो छापेमारी है, जो पहला राउंड था वो बड़े गैंगस्टर्स पे था, अब जो सेकंड राउंड की गैंगस्टर्स है, जिस तरह से
हमें अभी जानकारी मिली है कि पंजाब में 10 जगहों पर छापेमारी हो रही है, चंडीगढ़ में 1 जगह में, हरियाणा में भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में छापेमारी की जा रही है, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, ये सभी इलाकों पे छापेमारी की जा रही है। ठीक है कमलजीत, आप नजर बनाए रखिए। जितेंद्र भी हमारे साथ मौजूद थे। तो एनआईए का एक और ऑपरेशन बिहार में भी चल रहा है। पटना के पास फुलवारी शरीफ में पीएफआई मामले को लेकर एनआईए ने 2 जगहों पर छापा मारा। फुलवारी शरीफ के खान का मोहल्ला में सुबह से छापेमारी चल रही है और वहां पर देखिए पुलिस की तैनाती भी आप देख रहे हैं। बिहार के फुलवारी शरीफ में एनआईए का ये छापेमारी, बिहार में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर एनआईए की ये छापेमारी। तो एक एक जगह, एक एक का इलाके जहां पर कोई सबूत हो सकते हैं या इनसे जुड़े कोई नेता हो सकते हैं, आतंकी हो सकते हैं, क्या कनेक्शन इनका आतंकियों से है, उन सबको खंगालने की कोशिश इस वक्त हो रही है और इसलिए एनआईए की तरफ से अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। अब ये बड़ी छापेमारी आप इसको कहिए। बिहार में भी पीएफआई से जुड़े ठिकाने चिन्हित किए गए, जिन लोगों को पकड़ा गया है उनसे पूछताछ हुई स्वाभाविक तौर पर। उसके बाद ही एनआईए अब और तेज से अपना एक्शन करती हुई नजर आ रही है। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। किन किन इलाकों में रोहित इस वक्त छापेमारी चल रही है और कितने बजे से छापेमारी शुरू हुई? देखिए, एनआईए की टीम पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में आज सुबह ही 5 बजे से लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 जगहों पर एनआईए की इस वक्त छापेमारी चल रही है और खास तौर पर दानिश नाम का एक व्यक्ति है जिसे जो पटना में एक पीएफआई का मॉड्यूल जो है उसको क्रैक किया था जुलाई के महीने में एनआईए ने और पटना पुलिस ने। उससे जुड़े दानिश नाम का एक व्यक्ति है जो गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ भी बताया गया है। तो इसके घर पर इस वक्त एनआईए की टीम पहुंची हुई है और इसके घर पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा है कि भारी संख्या में महिला पुलिस बल की भी जो है वहां तैनाती की गई है। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिससे साफ तौर पर इशारा हो जाता है कि इस घर में जो महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं, दानिश के जो से जुड़ी हुई जो महिलाएं रहती हैं, उनसे भी जो है पूछताछ इस वक्त की जा रही है। और जाहिर सी बात है, जो पीएफआई को जिस तरीके से बैन किया गया है पिछले दिनों, उसके बाद फिर से एनआईए की टीम एक बार फुलवारी शरीफ पहुंची है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से निशाने पर थे पीएफआई के, उसका पूरा खुलासा हुआ था, नेटवर्क जो क्रैक किया गया था। उसके बाद लगातार पीएफआई के ऊपर जो है पुलिस और एनआईए की टीम दबिश बना रही है और इसी क्रम में आज एक बार फिर से फुलवारी शरीफ में एनआईए की टीम सुबह से पहुंची हुई है और 2 टीमें हैं और 2 जगहों पर जो है छापेमारी चल रही है, जिसमें से एक दानिश नाम का व्यक्ति है जिसके तार गजवाए हिंद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो रोहित, जिस तरीके से आप ये तमाम जानकारी दे रहे हैं, देखिए इस वक्त वहां पर छापेमारी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। अब जरा बात कश्मीर की भी करते हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कल आतंकियों ने यूपी के 2 मजदूरों को अपना निशाना बनाया। आतंकियों ने टिन शेड में सो रहे बाहरी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका। कन्नौज में 2 मजदूरों की मौत हुई। इनके नाम मुनीश कुमार और राम सागर है। आज एलजी मनोज सिन्हा शोपिया का दौरा कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि एक बार फिर से 72 घंटे के अंदर आप देखिए तो शोपिया में फिर टारगेट किलिंग हुई है और अब ये कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार वहां पर कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आतंकियों ने टिन शेड में सो रहे बाहरी मजदूरों को ग्रेनेड उनके ऊपर फेंका। कन्नौज में 2 मजदूरों की मौत हुई। कन्नौज के ये 2 मजदूर हैं, इनके नाम मुनीश कुमार और राम सागर हैं। आज एलजी मनोज सिन्हा शोपिया का दौरा कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन आतंकियों की हरकतें बढ़ रही हैं। मुनीश कुमार, राम सागर नाम के 2 मजदूरों की मौत हुई। कश्मीर में आतंकियों की एक और कायराना करतूत। 36 घंटे के भीतर टारगेट किलिंग की दूसरी वारदात। शोपिया में यूपी के 2 मजदूर बने आतंकियों का निशाना। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के मुनीश कुमार और राम सागर 2 जून की रोटी के लिए अपने घर से दूर धरती के जन्नत कश्मीर गए थे, लेकिन अब वो जिंदा अपने परिवार के बीच नहीं लौट पाएंगे। 2 जिंदगी स्ट्रेचर पर रखी लाश बन चुकी है। मुनीश और सागर शोपिया में आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शोपिया के हरमन जिले में दोनों मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला हुआ था। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया।
पुलिस का दावा है कि ग्रेनेड फेंकने वाले लश्कर तैयबा के हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर गनी को गिरफ्तार कर लिया है। गनी शोपिया के हरमन का ही रहने वाला है। उससे पूछताछ चल रही है। शोपिया में 36 घंटे के भीतर ये टारगेट किलिंग की दूसरी आतंकी वारदात है। 15 अक्टूबर को शोपिया के चौधरी गुंड इलाके में शनिवार को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को उस समय गोली मार दी जब वो घर के बाहर अपने बगीचे की तरफ जा रहे थे। हमले को अंजाम देकर आतंकी फरार हो गए। मेरी 12 बजे बात हुई, वो बाग में बैठे थे, वीडियो कॉल की उन्होंने बोला मैं वहाँ, मैंने कहा आप कहाँ हो? बोलते मैं बाग में हूँ। मैंने कहा आप क्यों बाग में गए, घर जाओ। कहते घर पे कोई नहीं है, सारे बाग में, मैं भी इधर ही आ गया। तो मैंने कहा चले जाओ आप घर में। कहते अच्छा थोड़ी देर में जाता हूँ। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया, फिर बोला मैं आर्मी कैंप के पास पहुँच गया हूँ, अब मैं फ़ोन काटता हूँ। तो ये आर्मी कैंप वाले यहाँ पे फ़ोन करने नहीं देते हैं, तो मैं घर में जाके करूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने घर में फ़ोन ही नहीं किया। 1 बज गए। मैंने कहा मैं उनको फ़ोन करके पूछूं कि आपने खाना खाया। मैंने फ़ोन किया, वहाँ एक लड़की ने उठाया, उसने कहा उनको गोली मार दी, उनको हॉस्पिटल लिया। टारगेट से पहले वो 10-12 दिन ही थे। फिर बच्चों ने बेटी ने बहुत मना किया था। इस बार बहुत मना किया था, मत जाओ पापा मत जाओ। इस बार मुझे दिल घबरा रहा है, मत जाओ, वहाँ का हालत ठीक नहीं है। मगर फिर बोला नहीं, मैं 1 हफ्ते में ही वापस आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लेना, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊँगा। फिर वापस आए नहीं। इस आतंकी वारदात के बाद घाटी में एक बार फिर दहशत और गुस्से का माहौल है। कश्मीरी पंडितों में भारी आक्रोश है। सीमा पार से घुसपैठ पर लगाम के बाद आतंकी बड़ी वारदात करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में बौखलाहट में वो गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। ये सरकार के लिए जहां चिंता का सबब है, वहीं इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इनके खानदानों के साथ हमदर्दी करने के लिए और मेरा मकसद यही था, इसके सिवा कुछ नहीं। सर टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर, अभी भी कल 2 दिन पहले जो है कश्मीरी पंडित, ये कभी बंद नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भूल गए हैं कश्मीर की सड़कों पर होने वाली पत्थरबाजी। हर रोज कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों के शोर, बॉर्डर के ऊपर भारी घुसपैठ, बंद हड़ताल के जो कैलेंडर कश्मीर में जारी होते थे, कश्मीर को अस्त व्यस्त करके रखा था। एक जमाना था कि कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादियों का तांडव चलता था। आज वो दौर खत्म हुआ है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में कल आतंकियों ने यूपी के 2 मजदूरों को निशाना बनाया और इस सिलसिला देखिए खत्म नहीं हो रहा है। प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड से अटैक हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। 3 शेड में दरअसल ये लोग सो रहे थे, उस वक्त प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ है। हमले के वक्त 3 शेड में 5 मजदूर सो रहे थे, 2 लोगों की उसमें से जान गई। अस्पताल में 2 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। शोपिया में हुए टारगेट किलिंग को लेकर आज तक संवाददाता अशरफ वानी और जानकारी दे रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में एक बार फिर आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया है। इस बार टारगेट पर थे यूपी से आए शोपियां में मजदूरी करने के लिए मजदूर। यह हमला आतंकी हमला तब हुआ जब ये मजदूर एक टीन के शेड में सोए हुए थे। इसी बीच आतंकवादियों ने उस शेड में ही ग्रेनेड फेंका, जिसमें 2 मजदूर मारे गए और 2 अन्य घायल हुए। मारे गए मजदूरों की पहचान राम सागर और मनीष कुमार के तौर पर हुई है और दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहां पर काम के लिए आए थे। पिछले 72 घंटे के दौरान शोपियां जिले में ये तीसरी आतंकी घटना है जिसमें 3 लोग मारे गए। शनिवार को ही एक कश्मीरी पंडित की शोपियां जिले में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है और पुलिस का दावा है कि ग्रेनेड फेंकने वाला हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार किया गया है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और इस बीच कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा जिले में आतंकी फंडिंग की जांच के लिए एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में एसआईए का छापे चल रहा है, इस वक्त छापेमारी हो रही है।
बड़ी खबर ये कश्मीर से पुलवामा जिले में आतंकी फंडिंग की जांच के लिए दरअसल ये टीम पहुंची और छापेमारी कर रही है। अलग अलग जगहों को पहले चिन्हित किया गया, उसके बाद अब ये छापेमारी चल रही है। उधर पुणे में आसमानी आफत टूटी है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसकी वजह से हालात बिगड़ गए हैं। शहर के कई हिस्सों में सैलाब का सितम टूटा है। कई जगहों पर कारें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। पुणे शहर में बीती रात मानो आफत बरसी थी। तस्वीर देखिए, दो बाइक सवार किस तरह अपनी बाइक को बहने से बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि दो लोग मिलकर भी बाइक को संभाल नहीं पा रहे और पानी की धार उन्हें कुछ दूर तक खींच ले जाती है। पुणे में मूसलाधार आफत की ये दूसरी तस्वीर है। ये पुणे शहर का मशहूर दगड़सेठ मंदिर है। मंदिर के बाहर रास्ते पर देखिए किस तरह सैलाब आया हुआ है। पुणे के कैंप इलाके में फैशन स्ट्रीट के पास की सड़क देखिए, किसी बरसाती नाले की तरह सड़कों पर पानी बह रहा है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूबी हुई हैं। बीती रात पुणे के तमाम इलाके मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम करते रहे। आज तक संवाददाता पंकज खेलकर बारिश के बीच जब सड़कों पर निकले तो देखिए उस वक्त कैसा मंजर था कि सोमवार की रात यहाँ पर बारिश पुणे में झमाझम हो रही है। ये जो इलाका है ये शिवाजी नगर इलाका, मोदी बाग जो है लेफ्ट में, वहाँ से हम गुजर रहे हैं। साथ में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ का ये ब्रिज जिसके ऊपर अभी हम सफर करना शुरू करेंगे। ट्रैफिक बहुत ही स्लो, धीमा हो गया है, लेकिन रात 11 का वक्त है इसलिए ज्यादा गाड़ियां सड़क पर नहीं दिखाई दे रही है। बारिश बहुत तेज है। बारिश का आलम ये था कि मौसम विभाग के मुताबिक चंद घंटे के भीतर शिवाजी नगर इलाके में 81 मिलीमीटर की बारिश हो गई। इसी तरह हादसपार, मार्केट यार्ड, सिंगाड रोड, बीटी कवाड़े रोड, कटराज इलाके में मूसलाधार बारिश से जल भराव की समस्या पैदा हुई। पुणे जिले के अंबेगांव तालुका की ये तस्वीर देखिए किस तरह बिजली कड़क रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल रात 8 से 9 के बीच यहाँ भी भारी बारिश हुई, जिससे क्लम के पास पुणे नासिक राजमार्ग जलमग्न हो गया। स्मिता शिंदे के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर है। बारिश की वजह से कई इमारतें जलमग्न सी नजर आ रही हैं। आलम तो कुछ ऐसा है कि अब मंदिर में, पुणे के दगड़ू सेठ मंदिर में पानी घुस चुका है। ये जरा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा ये मंदिर नजर आ रहा है। भक्त जो है इसी के बीच दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुणे के दगड़ू सेठ मंदिर में पानी घुस चुका है। ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से पानी भर चुका है। पंकज खेलकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, इतनी बारिश की देखिए क्या पूरा का पूरा शहर, मंदिर परिसर जलमग्न सा नजर आ रहा है। जी अर्पिता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बारिश ही इतनी हुई है कि पुणे शहर में कई ऐसे इलाके हैं, जैसे कि अभी जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं श्रीमद दगड़ू सेठ गणेश मंदिर के, वहां पर भी पानी है। और यहाँ पर अभी जो आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं ये पुणे के पास वाला पुणे शहर का ही इलाका है, जिसे सांगवी इलाका कहते हैं, जो कि राजभवन का जो रास्ता आता है उसके बाद ब्रेमेन चौक के पास वाला ये इलाका है। और अभी भी यहाँ पर पानी ज्यों का त्यों है। यही दर्शाता है कि ड्रेनेज सिस्टम कितना खराब है दोनों शहर का, पुणे और साथ ही साथ पिंपरी चिंचवड़, दोनों का कनेक्टिंग ये इलाका है सांगवी, नदी से सटा हुआ इलाका। लेकिन नदी में पानी नहीं जा रहा है, पानी यहीं पर फंसा हुआ है। और यही दृश्य पुणे के जो अन्य इलाके हैं, जैसे जंगली महाराज रोड है, गुडलक चौक है, यूनिवर्सिटी रोड है, करवे रोड है, कात्रज इलाका है, सब जगह पर जहाँ कहीं भी ऐसा निचला इलाका है वहाँ पे ऐसे ही पानी का बारिश का पानी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ की। शराब नीति मामले में सीबीआई की 9 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया गुजरात रवाना हो गए हैं। आज वो अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। शाम को जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात दौरे से पहले सिसोदिया ने सीबीआई के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई की पूछताछ ऑपरेशन लोटस का हिस्सा था। जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जब दिल्ली में सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी तो दिल्ली से गूंज ऊंजा मेहसाना में केजरीवाल अपने डिप्टी की गिरफ्तारी का दावा कर रहे थे। साफ है, आम आदमी पार्टी ने पटकथा पहले से तैयार कर ली थी, लेकिन सीबीआई पूछताछ की कहानी स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं बढ़ी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी का इंतजार था, लेकिन 9 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को घर भेज दिया। घर पहुंचकर थोड़ी देर बाद सिसोदिया एक चिट के साथ मीडिया के बीच आए। 9 घंटे की पूछताछ को लेकर एक सनसनीखेज दावा कर दिया। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो, ये केस तो ऐसे चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए। किसी जांच एजेंसी पर सीधे सीधे इस तरह आरोप बिल्कुल नया है। सिसोदिया का आरोप सामने आया है तो सीबीआई ने एक बयान जारी कर आरोपों का पुरजोर खंडन किया। सीबीआई के बयान में कहा गया, पूछताछ के बाद सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव डालने और दूसरे आरोप लगाए। हम इनका पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं। पूछताछ उनके खिलाफ दर्ज रिपोर्ट और जुटाए गए सबूतों को लेकर की गई। ये पूछताछ पूरी तरह पेशेवर और कानूनी तरीके से की गई। उनके बयान की जांच होगी और इसके बाद आगे का कदम तय होगा। सिसोदिया का दावा अपनी जगह है, लेकिन सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 9 घंटे की पूछताछ की पूरी कहानी बिल्कुल अलग है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 9 घंटे में मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले के विभिन्न पहलुओं पर सवाल किए गए। इसके साथ विजय नायर से संबंध को लेकर भी सीबीआई ने सवाल किए। सीबीआई ने ये भी पूछा कि क्या विजय नायर शराब नीति तैयार करने में शामिल थे। बताया जाता है कि पूछताछ में सीबीआई सिसोदिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखी। फिलहाल जांचकर्ता अब उनके जवाब को मौजूदा सबूतों की कसौटी पर परख रहे हैं। उन्हें फिलहाल कोई नया समन नहीं दिया गया, लेकिन जरूरत पड़ने पर फिर बुलाया जाएगा, क्योंकि कई सवाल अभी भी बाकी हैं। यानी सिसोदिया से सीबीआई के सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन आज सुबह गुजरात रवाना होने से पहले सिसोदिया ने फिर अपनी बेगुनाही का दावा किया। पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है, ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इसीलिए ये डरी हुई है। इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। आज मनीष सिसोदिया मिशन गुजरात पर होंगे। जाहिर है अभी आरोप प्रत्यारोप और तेज होगा। मनीष पांडे, अमित भारद्वाज और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। सिसोदिया के आरोपों पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। देखिए सिसोदिया के आरोप और बीजेपी के जवाब। सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को
अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर केस ही फर्जी है तो सीबीआई की एफआईआर 17 अगस्त को हुई, उसको क्वॉश करवाने क्यों नहीं चले जाते अगर इसमें कोई सबूत नहीं है? क्यों आज तक विजय नायर जेल में है? क्यों आज तक जो दूसरे गिरफ्तार हुए वो जेल में है? सत्येंद्र जैन अगर इतने मासूम है, इनोसेंट है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो कोर्ट ने उनको 4 महीने से जेल में क्यों रखा है? क्या कोर्ट भी इस राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है? यूपी के सुल्तानपुर में ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बीएमडब्ल्यू में सवार सभी 4 लोगों की मौके पर मौत हुई। हादसा इसलिए हुआ क्योंकि कार 200 के पार चल रही थी। दहला देने वाले ये हादसा बताया गया कि महंगी कार हो तो भी लापरवाही आपकी जिंदगी खत्म कर सकती है। चारों मरेंगे। एक मिनट, स्पीड आ रहा है ना? आ रहा, अभी आ गया है 300 आ गया है, 130 है इसलिए पार कर रहे हैं। हाँ, स्पीड में 300 पहुंचा देगा ठिकाना पे। खाली कनेक्ट तो कर, सीट बेल्ट लगा लीजिए। ठीक है, सीधा है, सीधा है, यही से मार, यही से मार। स्पीड आ रहा था। हाँ, 200, 170। ये रिपोर्ट कीजिए। 300 मार, 300 मार। ऐसे तो चारों मरेंगे। बहुत महंगी या बहुत रफ्तार वाली गाड़ी भी जिंदगी की गारंटी नहीं देती, इसलिए इस खबर को बहुत संजीदगी से शांति रहो, चारों मरेंगे। इस बीएमडब्ल्यू कार में सवार 4 लोगों का ये आखिरी वीडियो है। 300 आ गया, 130। सुनिए कैसे रफ्तार के जुनून में ये अपनी जान देने को भी तैयार थे। 300 मार, 300 मार। कुछ ही सेकंड बाद इन चारों की जान चली गई। ऐसा हादसा हुआ कि बीएमडब्ल्यू कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार सभी 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हालत ये हुई कि शरीर के अंगों को इकट्ठा करना भी मुश्किल हो। लेकिन यह हादसा कैसे और क्यों हुआ, उसकी गवाही फेसबुक लाइव का ये वीडियो दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कार के आते ही उसे 300 पार ले जाने का खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। फोन का कैमरा स्पीडोमीटर पर टिका था। रफ्तार बढ़ती जा रही थी, 120 से 130। इस बीच ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने सीट बेल्ट लगाने की हिदायत दी। सीट बेल्ट लगा लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए। जैसे ही सीधी सड़क मिली, कार की रफ्तार बढ़ा दी। 200 पार करते ही पीछे बैठा शख्स उसे 300 पार ले जाने का हुक्म देने लगा। 300 मार, 300 मार। इस बीच एक शख्स उसे शांत करने की भी कोशिश कर रहा है। आखिरी बार कार की रफ्तार 219 पर थी और इसके बाद ऐसा हादसा हुआ कि बीएमडब्ल्यू कार तहस नहस हो गई। न सीट बेल्ट काम आई, न एयरबैग। पूरी रफ्तार में आ रही कार के ड्राइवर ने कुछ ही दूर पर अचानक सामने से आ रहे एक कंटेनर को देखा तो उसके होश उड़ गए। बेकाबू कार कंटेनर से जा भिड़ी और कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की वजह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की इस जगह पर किया गया डायवर्जन बताया जा रहा है। इस वजह से ही दोनों तरफ की गाड़ियों को सड़क के एक तरफ से निकाला जा रहा था। ये जो सड़क बनी है, ये 1 हफ्ता पहले गड्ढा हो गया, बैठ गई थी। इसी में 4-5 गाड़ियां धंस गई थी। इसी की वजह से ये सड़क जो है, ये देखिए गड्ढा यहाँ, इसी की वजह डाइवर्जन किया गया है और इसी की वजह से ये सब हुआ है। एक्सीडेंट जो आज हुआ है इसी की वजह से हुआ। यह हादसा जिस जगह पर हुआ वो यूपी के सुल्तानपुर में पड़ता है। हादसे के बाद मौके पर सुल्तानपुर के डीएम रवीश गुप्ता और एसपी सोमेन वर्मा भी पहुंचे। शुरुआती जांच में यह माना जा रहा था कि यह हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ है। कोई असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आगे कार्रवाई करें। और हमारे यूपीडा के सिक्योरिटी ऑफिसर साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो इसका पूरा समीक्षा करके इस विषय में जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे।
चारों पर रखेंगे। इस घटना का पूरा सच इस वीडियो से सामने आ गया। 4 जिंदगियां जो कार में सवार थी, बेतहाशा रफ्तार के जुनून में मौत को भी गले लगाने को तैयार थी, वो कुछ ही सेकंड बाद मौत के मुंह में समा गई। 300 मार। सुल्तानपुर में आलोक श्रीवास्तव के साथ मनोज सिंह, सासाराम, आज तक।